हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 29 के बारे में। ठीक है। और जब हम भाग 29 के बारे में बात कर रहे हैं कि यानी कि 28 भाग पहले कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग उस श्रृंखला से आनंद लीजिए और उस श्रृंखला से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि उन सभी श्रृंखलाओं के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी व्याख्या किए गए हैं, वो आप लोगों का किसी न किसी प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न जो है रिपीटेड है, वो आप लोगों का रिटर्न आते रहेंगे, पुनरावृत्ति होती रहती है प्रश्नों की। तो आप अगर उसको व्याख्या सुनेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे, तो आपका जो जीएस का सेक्शन है किसी भी एग्ज़ाम्स का, वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है उसका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। और ये जो सामान्य अध्ययन श्रृंखला है, आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अभी आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी आरओ होने वाला है, फिर उसके बाद यूपी पीसीएस का होने वाला है होगा। ठीक है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स में आप लोगों का जीएस का जो सेक्शन है, उसमें आप लोगों का सामान्य अध्ययन श्रृंखला जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और आप लोग इससे नोट्स बनाते रहें तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों का नोट्स तैयार होगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आती होंगी, स्वस्थ होंगे, आप लोग अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 29 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तना परजीवी है। ठीक है। परजीवी आप जानते हैं कि किसी चीज़ पर आश्रित होना, उसको क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। ठीक है। तो अमरबेल हो गया, निफेंथिस हो गया, आर्किड हो गया, चंदन हो गया। तो इसमें से देखिए कि कौन परजीवी है। ठीक है। अगर परजीवी की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, अगर अमरबेल की बात करें अमरबेल, ठीक है, ये क्या है आपका? यही आपका तना परजीवी है, तना परजीवी। अब परजीवी से आप समझ सकते हैं कि आप देखेंगे कि जो चीज़ किसी के सहारे या किसी पर आश्रित हो, उसको क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। आप अगर पौधों की बात करें तो आप नेनुआ का पेड़ देखे होंगे कि वो उसको डंडा लगाकर उसको फैलाया जाता है पूरे खेत में। ठीक। फिर आप उस तरह से मनी प्लांट का पौधा देखे होंगे कि वो पूरे घर पर किसी कहीं पर अगर खिड़की पर लग जाता है तो पूरे खिड़की को कवर कर लेता है। इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो उसको तना परजीवी बोलते हैं। अमरबेल भी आपका उसी तरह से एक पेड़ है। ठीक है। यह भी आप किसी चीज़ को पकड़कर किसी के सहारे यह भी आपका चढ़ता है और फलता है। ठीक है। अगर निफेंथिस की अगर हम बात करें, निफेंथिस को बोला जाता है घटपड़री। ठीक है। ये क्या है? घटपड़री। ठीक है। घटपड़री बोला जाता है। ये क्या है आपका? कीटभक्षी है। ये आपका कीटभक्षी पौधा है। ठीक है। ये पौधों का प्रजाति है। फिर उसके बाद आर्किड की हम बात करें, आर्किड क्या चीज़ है? आर्किड आप जानते हैं कि ये अधिपादप है, अधिपादप। और इसको क्या बोलते हैं? एपीफाइड। ठीक है। एपीफाइड। फिर उसके बाद चंदन की अगर हम बात करें, चंदन क्या है? चंदन हो गया। ठीक है। चंदन, अगर चंदन की अगर हम बात करें तो चंदन क्या है? ये जड़ परजीवी है। ठीक है। जड़ परजीवी है। ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते रहिए, तो आप लोगों के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लोगों का कंप्लीट होगा। ठीक है। और ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों को या तो डायरेक्ट पूछ लेगा या तो आपको मिलान करने के लिए पूछता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि समुद्री घास निम्न में से किस तत्व का मुख्य स्रोत है। ठीक है। समुद्री घास किस तत्व का मुख्य स्रोत है? ठीक है। क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का, मीथेन का। आप जानते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है। ठीक है। उसमें नमक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है। और यही इसीलिए तो समुद्र के पानी का जो पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा जो है, बहुत सारे तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो आप लोगों के शरीर के लिए हानिकारक हैं, और नमक उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। और नमक का जो आप रासायनिक सूत्र अगर मानेंगे तो क्या आता है? NaCl। ठीक है। यानी कि सोडियम क्लोराइड इसको बोला जाता है। सोडियम क्लोराइड ही तो होता है ना। ठीक है। सोडियम क्लोराइड।
ठीक है, NaCl। ठीक, तो अब समुद्र का पानी खारा होता है, तो उसमें जितने भी अब पौधे वौधे होंगे आप जानते हैं, तो वो भी अब उसी पानी में तो विकास करेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि समुद्री घास में जो है आयोडीन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है आप जानते हैं? और आयोडीन कहाँ पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा रोग होता है। घेंघा। अब घेंघा में जानते हैं क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि होती है गले में। ठीक है, गले के पास जिससे आवाज़ निकलती है, आप देखेंगे कि गले में जो गड्ढा होता है, आप देख नीचे वहाँ पर आप लोगों को थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। वही थायराइड ग्रंथि जो है बढ़ जाती है, तो उसी को गलसुआ बोला जाता है। इसको घेंघा और गलसुआ बोला जाता है। और थायराइड ग्रंथि बढ़ने से आदमी में मोटापा भी होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। घेंघा रोग होता है। ठीक है, रोग होता है। और आयोडीन की मात्रा जो है मनुष्य के शरीर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को बढ़ने से रोकती है और मनुष्य में ज़्यादा शुगर लेवल को भी यह कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। आपका अगला प्रश्न है कि ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? क्या पूछा है? ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है, केल्विन है। ठीक है, आप जानते हैं कि सेल्सियस तो माइनस में भी जाता है, फ़ारेनहाइट में माइनस में जाता है, र्यूमर और केल्विन में आप लोगों को कन्फ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, तो र्यूमर और केल्विन के मान के चलिए कि अब जो बहुत ही ज़्यादा आप लोग जिसके बारे में जानते हैं वही को आप लोग टिक कर दीजिएगा, क्योंकि केल्विन में आप लोगों का जो फ़ारेनहाइट जो ऋणात्मक मान नहीं होता ताप के। और इसमें क्या होता है कि ये केल्विन पैमाने में, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, केल्विन पैमाने में हिमांक मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, जो सबसे निम्न ताप हो, ये कितना होता है? 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन। और भाप बनने को, तथा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तथा भाप बनने को, तथा भाप बिंदु यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, भाप बिंदु को। और भाप बिंदु आप समझ रहे हैं कि जिस ताप पर भाप बन जाए। ठीक है, भाप बिंदु कौन सा है? 373 केल्विन है। 373 केल्विन है। और 273 और 373 के बीच में जो 100 केल्विन बचता है उसको एक एक भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, इस तरह से 373 केल्विन माना जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर 0 केल्विन जो होता है वो आपका 0 केल्विन का मान आप लोग बताइए कि 0 केल्विन कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केल्विन का हिमांक है वो आपका 273 है, और जो भाप बिंदु है वो आपका 373 है। ठीक है, केल्विन पैमाने में आप लोगों को ताप का जो ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है। ठीक, ये आपको पता चला, और ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शैल समूह में धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं? धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं किस शैल समूह में? गोंडवाना है, टर्शियरी है, विंध्यन है, धारवाड़ है। ठीक है, तो धारवाड़ शैल समूह में आप देखेंगे कि धारवाड़ शैल समूह इसमें सोना, लोहा, अभ्रक, तांबा, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम आप देखेंगे कि कठोर धातु माना जाता है। फिर मैंगनीज, आदि धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, आदि धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए, पाए जाते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर आप लोग इसको नोट डाउन करिए। और गोंडवाना शैल समूह में आप देखेंगे कि कोयले की खदानें पाई जाती हैं। ठीक है, गोंडवाना में सर्वाधिक कोयला इसमें पाया जाता है। किस प्रकार का कोयला है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। और 98% कोयला जो है गोंडवाना शैल समूह से पाया जाता है भारत में। ठीक, इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए। गोंडवाना में कोयला, धारवाड़ में आप लोगों के धात्विक खनिज। ठीक, इस तरह से 2 चीज़ आप लोग याद कर लीजिए और इसको नोट्स में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम कहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है? ठीक है, भूकंपीय तरंगों को कहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है सर्वप्रथम पहली बार? ठीक है, भूकंप मूल, सिस्मोग्राफ, अधिकेंद्र। सिस्मोग्राफ तो आप जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है और जो पैमाना यूज किया जाता है उसको रिक्टर स्केल बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम आज आपको कुछ चीज़ें भूकंप के बारे में बता देते हैं। ठीक है, भूकंप का जो अनुभव किया जाता है। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति। ठीक है, भूकंप की जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ से उत्पत्ति, ठीक है, होती है, उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, भूकंप मूल। ठीक, इसको भूकंप का केंद्र बोला जाता है। ठीक, जहाँ भूकंप को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया, जहाँ भूकंप को सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया, सबसे पहले रिकॉर्ड। ठीक है, सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ किया गया? इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र। और यह कहाँ होता है? धरातल पर होता है। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप के झटके अनुभव किए जाएंगे वहीं से तो रिकॉर्ड किए जाएंगे। और झटके जहाँ कहाँ अनुभव किए जाते हैं वो धरातल पर किए जाते हैं। ठीक है, जो समुद्र के गहराई में जो आपके भूकंप आते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वहाँ से जो भूकंप वहाँ पर पृथ्वी के धरातल के अंदर जो भूकंप आएंगे उससे बहुत चीज़ें आप देखेंगे कि वहाँ पर आपका ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, सुनामी भी आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से घटनाएं वहाँ पर घटित होती हैं। ठीक है, भूकंप मापने का यंत्र। ठीक, भूकंप, आप लोग ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। भूकंप की जहाँ से उत्पत्ति होती है भूकंप मूल, जहाँ भूकंप को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसको अधिकेंद्र। भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है? भूकंप किस चीज़ से मापा जाता है? भूकंप मापने का यंत्र, उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। ठीक है, यहाँ पर भूकंप के इतिहास के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, वो आप लोगों का जियोग्राफी में कोई जब क्लासेस प्रारंभ होगी जियोग्राफी का तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भूकंप के बारे में हम लोग जो पढ़ाएगा वो बात करेगा। सिस्मोग्राफ। ठीक है, और भूकंप मापने का पैमाना। भूकंप मापने का पैमाना, इसको क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। वैसे तो भूकंप मापने के बहुत सारे पैमाने हैं लेकिन वर्तमान समय में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका रिक्टर स्केल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और अधिकेंद्र पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव पाया जाता है जिसको धरातल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों का आप लोग नोट डाउन करते चलिए जिससे आप लोगों का नोट्स जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है, जिसको बोलचाल में बाजा बोलते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है? सितार है, वीणा है, सरोद है, तबला है। ठीक है, तो जो आप देखेंगे कि जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भारत में माना जाता है, आप सरस्वती माता को देखेंगे तो वो वीणा बजाते हुए दिखेंगी। ठीक है, और आप इस तरह सोच के देखिए कि जब माता सरस्वती का जो कल्पना किया गया होगा जिस समय में, वो कितने वर्षों के पुरानी है और कहाँ पर उनका उल्लेख मिलता है, रामायण महाभारत इन सब चीज़ों में मिलता है। तो इसीलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो सरस्वती माता वीणा बजाती हैं, यानी कि वीणा जो है
आप लोगों का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। और सितार हो गया, सरोद हो गया और तबला हो गया, ये तीनों जो वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, ये जो तीनों वाद्य यंत्र हैं आपका, ठीक है, और ये तीनों वाद्य यंत्र जो हैं आपका, ये आपके मध्यकाल के हैं, ठीक है। कब के हैं? मध्यकाल। ये आपके मध्यकालीन भारत में, यानी कि इस्लामिक शासन में इनका विकास किया गया था, आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो वीणा जो है आप लोगों का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। और आप लोग अनुमान भी लगा सकते हैं कि जो विद्या की देवी हैं सरस्वती माता, उनके हाथों में वीणा बजाते हुए उनको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उससे आप लोग उसका अंदाज़ा अनुमान लगा सकते हैं कि वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र माना जाता है भारत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता थे। क्या पूछा जा रहा है? महान विधि निर्माता मनु, नारद, याज्ञवल्क्य, वेदव्यास, ठीक है। चलिए हम इनके जो रचनाओं के नाम हैं इनके हम लिख दे रहे हैं। ये आप लोगों के सारे जो हैं स्मृति ग्रंथ हैं, ठीक है। मनु के द्वारा अगर माना जैसे एक अनुमान है, ठीक है। ये कहाँ तक सही है इसको हम लोग इतिहास में इस पर बात करेंगे। तो मनु के द्वारा जो रचना किया गया था वो मनु स्मृति थी, ठीक है, मनु स्मृति। और आज भी आप देखेंगे कि मनु स्मृति जो है ब्राह्मणों का जो धर्म है, वहाँ पर ब्राह्मण धर्म में मनु स्मृति को संविधान माना जाता है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान को वो लोग उस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं जिस तरह से स्वीकार किया जाता है। वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग रहते थे तो उस समय जो हम लोगों के साथ पढ़ने वाले लड़के थे जो किसी ब्राह्मण से आते थे, ब्राह्मण समुदाय से आते थे, तो वो इस प्रकार से बात करते थे कि जैसे लगता था कि वो मनुस्मृति को इतना तवज्जो दे रहे हैं कि वो उन लोगों का बहुत बड़ा संविधान माना जाता है, ठीक है, इस तरह से। और जहाँ पर हम लोग लॉज में रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, वहाँ पर भी जो उस तरह से लड़के रहते थे वो लोग भी उसी तरह से बोलते थे कि मनुस्मृति भारत का संविधान होना चाहिए, ठीक है। तो मनुस्मृति के बारे में हम लोग इतिहास के लेक्चर में बात किया जाएगा और उसमें हम लोग देखा जाएगा। अभी प्राचीन भारत तो कल से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी मनुस्मृति की चीज़ें देखने को मिलेंगी और हर एक चीज़ को हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। कल से आप लोगों का, आप मान के चलिए कि कल से आप लोगों का इतिहास का सब्जेक्ट प्रारंभ होगा। एनसीईआरटी से हम लोग प्रारंभ करेंगे, वो आप लोगों का इतिहास का पूरा प्रॉपर लेक्चर बनेगा वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहे। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले और जो लोग पुराने हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें जिससे और भी लोग जुड़े तो हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, ठीक है। मनु के द्वारा ऐसा माना जाता है, मनु आप इस तरह से देखिए कि जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, ठीक है, उनकी रचना जो है कई सौ सालों में किया गया है, कई सालों में हुआ है। तो मनु स्मृति की जो रचना है आप देखेंगे कि गुप्त काल तक हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मनु है, मनु आप देखेंगे कि मनुस्मृति की रचना शुरुआत हुआ था जो आपका मौर्योत्तर काल है, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल से और गुप्त काल तक लिखी गई। यानी कि अगर हम मान के चलें तो जो मौर्य काल है आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व के, यानी कि 2री शताब्दी से लेकर और आप मान के चले कि 3री ईस्वी तक के, 3री शताब्दी ईस्वी तक की जो रचना है, 3री चौथी की ईस्वी की रचना है वो मनुस्मृति की है। यानी कि 500 साल के लगभग की रचना है मनुस्मृति, मान के चलिए आप लोग, ठीक है। तो आप मनु तो उस तरह से नहीं ना है कि 500 साल जीवित रहे पृथ्वी पर। धरती पर अगर वास्तविक चीज़ है, अगर वास्तविकता में आप माने तो कोई भी इंसान जो है 500 साल जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। और जो रामायण महाभारत की बातें हैं वो उसमें जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है उन सब बातों पर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्योंकि धर्म से रिलेटेड हो जाता है वो, ठीक है। तो रिलीजन पर भी हम लोग बात करेंगे कल से। तो आप लोगों का पूरा तो प्रॉपर हिस्ट्री का लेक्चर ही स्टार्ट होने वाला है, तो हर एक चीज़ को हम लोग धीरे धीरे ध्यान में रखेंगे और आप लोग थोड़ा सा न्यूट्रल होकर लेक्चर को समझिएगा, सोचिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। वहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है या कोई उल्टा सीधा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको, आप लोग विद्यार्थी हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई करते हैं, सही तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आती है तो उसमें हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, आप उसको तर्क देकर खंडित करिए। वो ह्यूमैनिटीज़ में किसी भी चीज़ को खंडन किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में जो विषय हैं, ह्यूमैनिटीज़ के मानवीय के विषय हैं वो सारस्वत हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग उसको लेकर चलिएगा। कहीं पर भी उस तरह से चीज़ें आप लोग हिंसक गतिविधियों को या कोई भी वल्गर चीज़ों को प्रयोग मत करिएगा,
ठीक है, सिर्फ आप लोगों के एक अनुमान के आधार पर हम बताएंगे कि क्या चीज़ें वहाँ पर घटित हो रही थी और क्यों ऐसा हो रहा था। पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ में से आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगा, नकारात्मक सकारात्मक, उसका जो समाज पर इम्पैक्ट पड़ा, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी चीज़ें हुई थी उस समय, उससे वो सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मनु के द्वारा मनुस्मृति हो गई। फिर उसके बाद नारद के द्वारा, अगर हम नारद के बारे में बात करें तो नारद को क्या बोला जाता है? देव ऋषि बोला जाता है, देवर्षि नारद बोला जाता है ना। तो क्या हम मान सकते हैं कि देवर्षि नारद ने नारद स्मृति की रचना की थी? हैं, ऐसा हो सकता है? ठीक, नारद स्मृति। तो आप इस तरह से सोच कर देखिए कि देवर्षि नारद वो नारद स्मृति की रचना किए थे। ठीक है, नारद स्मृति। ठीक, तो इस तरह से आप लोग देखिए, इस तरह से। और फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य की बात करें हम, याज्ञवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य तो एक महान ऋषि है ना, महात्मा है। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा जो रचना किया गया है ये भी आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति है। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। वेद व्यास की रचना, वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन इनको बोला जाता है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन को ही वेद व्यास बोला जाता है। ठीक है, इनकी महाभारत है, इनकी रचना का नाम महाभारत। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि महाभारत जो है अगर एक श्रापित ग्रंथ है, महाभारत को जिसने पढ़ लिया उसके घर में महाभारत जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की मान्यता है। ठीक है, भारत में। ठीक, और महाभारत की जो रचना है आप देखेंगे कि वेद व्यास जब कब थे? वैदिक युग में थे वेद व्यास। ठीक है, इन्होंने वेदों का संकलन किया, इसके आधार पर इनको वेद व्यास बोला गया। और महाभारत की रचना गुप्त काल तक हुई है, क्योंकि भागवत गीता जो मिलती है, भागवत गीता जो कृष्ण ने शांति पर्व में अर्जुन को उपदेश दिए थे महाभारत के युद्ध में, वो भागवत गीता आप लोगों का गुप्त काल में मिलती है, गुप्त काल में इसकी रचना हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार सोचिए कि वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व की बातें की जा रही हैं, वहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में वहाँ पर वेदों का संकलन मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का, और उनकी जो संकलन करता है वो वेद व्यास हैं। ठीक है, तो वहाँ से वेद व्यास अगर वहाँ से रचना कर रहे हैं तो आप मान चले क्या वो गुप्त काल तक जिंदा रह सकते हैं? अगर वास्तविक जीवन मृत्यु की बातें, अगर जरा मरण की बात हम करें धरती पर, तो जीवन मृत्यु को, तो क्या वहाँ पर उतने समय तक जो वेद व्यास जिंदा रह सकते हैं? ऐसा कभी संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन गुप्त काल में आप देखेंगे कि भागवत गीता की रचना हुई है। ठीक है, अब इसको क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी कल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग उसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम इसमें बता दे रहे हैं कि कौन सी चीज़ें किससे संबंधित हैं। ठीक है, चलिए हम इस तरह से लिख दे रहे हैं डैश देकर, मनुस्मृति। ठीक, अब इसको संविधान मत मानिए ना। ठीक है, ये संविधान की पुस्तक नहीं है मनुस्मृति। ठीक, ये सामाजिक नियम कानून की पुस्तक है। ये आप वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इसको कह रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था पर पुस्तक है ये। ठीक है, सामाजिक, इसके बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बात करती है। नारद स्मृति, यहाँ पर कृषि संबंधी चीज़ों का उल्लेख है, कृषि संबंधी है, कृषि संबंधी उल्लेख है। ये आपका विधि से संबंधित है, विधि से। ठीक है, ये आपका याज्ञवल्क्य स्मृति जो है आपका विधि से संबंधित है। अभी हम बता दे रहे हैं वेद व्यास ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसमें 1000 श्लोक माने जाते हैं, वर्तमान समय में हैं। ठीक है, और याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति के बारे में आप लोग लिख लीजिए, सामाजिक व्यवस्था पर है, सामाजिक नियम कानून इसमें बताए गए हैं। और इसीलिए मनु को, और ऐसा माना जाता है कि मनु जो हैं आपके जो पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले मनुष्य हैं। ये मनु वैश्वत करके एक व्यक्ति थे, उनको पृथ्वी पर पहले मनु माना गया है। ठीक है, मनुष्य, मनु मतलब मनुष्य होता है, मनुष्य का जो पर्यायवाची है वो आपका मनु होता है। ठीक है, तो मनु जो है आपके प्राचीन काल में मनु वैश्वत एक होकर हुए व्यक्ति हुए, उनको पृथ्वी पर, धरती पर पहला आदमी माना गया। और उन्होंने जिस तरह से समाज का संरचना किया, जिस प्रकार से समाज की व्यवस्था की, उन्हीं के द्वारा मनुस्मृति नामक पुस्तक की रचना किया जाना माना जाता है। ठीक है, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे कि मनुस्मृति उन्हीं मनु के द्वारा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया है मनुस्मृति में, और वही जो है भारत के संविधान को मानना चाहिए। ठीक है,
तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों के साथ घटना घटित हुई है कि जिस तरह से लोग पढ़ते थे, हम लोगों के कॉलेज में मान के चले, हम तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे, वो आपका उधर कम से कम बहुत पुरानी बात है। तो जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर इस तरह के लोग मिलते थे, और जहाँ पर हम लोग रहते थे काशी, वहाँ बनारस में, ठीक है, तो वहाँ पर भी उस तरह के लोग मिलते थे कि मनुस्मृति को भारत का संविधान घोषित कर देना चाहिए, इस तरह की बातें होती थीं, ठीक है। तो अगर हम याज्ञवल्क्य की स्मृति पर बात करें, याज्ञवल्क्य की स्मृति, ठीक है, याज्ञवल्क्य की स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर 2 टीका लिखी गई थी, 2 टीका, ठीक है। पहली टीका कौन सी है? मिताक्षरा है, मिताक्षरा है, ये किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये सारी आप लोगों को अभी हम लोग पढ़ेंगे भी इतिहास के लेक्चर में, इतिहास के सब्जेक्ट में, और फिर उसके बाद उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। मिताक्षरा आप देखेंगे कि ये मध्य भाग में था, ठीक है, उस समय के मध्य भाग में था, यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर पंजाब, हरियाणा, जो सिंधु नदी वाले क्षेत्र हैं हर साइड में ये था। फिर इसके बाद देखिए दाय भाग, दाय भाग की रचना किया था जीमूतवाहन ने, ठीक है, जीमूतवाहन। और दाय भाग जो है आपका ये पश्चिम बंगाल वाले रीजन में था, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग रचना लिख लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बताई, और थोड़ा सा आप लोग न्यूट्रल होकर रहिए कि क्योंकि आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी हैं, ठीक है। उस तरह से आप लोग कमेंट मत करिएगा जिस तरह से जो थोड़ा सा हाइपर टाइप का हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहिए। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि नीलोत्पला व चित्रोत्पला, ठीक है, नीलोत्पला व चित्रोत्पला निम्न में से किस नदी के नाम है, ठीक है। बहुत ही थोड़ा शानदार प्रश्न है, थोड़ा सा टफ टाइप का है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से वनडे में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके नदियों से संबंधित है, तो आप मान के चलिए कि जियोग्राफी से भी संबंधित हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर भी चीज़ें मिल जाएंगी, और ये आपका इतिहास से, प्राचीन इतिहास से भी संबंधित है, ठीक है। तो पहले हम इसमें ये 3 नदी जो है, सतलज नदी का और रावी नदी, व्यास नदी का जो प्राचीन नाम है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये महानदी के नाम है, ठीक है। महानदी की नीलोत्पला है, फिर चित्रोत्पला है, कनक नंदिनी है, महाश्वेता है। ये 4 नदियों के 4 नाम जो है ये आपके महानदी के नाम मिलते हैं। उसके बारे में हम लोग भी थोड़ी देर में बात करते हैं। और यहाँ पर आप 3 नदियों के नाम लिख लीजिए। सतलज को क्या बोला जाता है? सतलज, सतलज नदी को प्राचीन काल में शतुद्री बोला जाएगा, ठीक है, शतुद्री, ठीक है। रावी नदी को पुरुषड़ी, ठीक है, रावी नदी को पुरुषड़ी। व्यास नदी को विपाशा, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ये 3 नदियों के नाम। चलिए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आप इस तरह से देखिए कि रावी नदी पर दशराग युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है, और कौन विजयी हुआ था, किनके मध्य हुआ था, ठीक। इस प्रकार की चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे तो आप लोगों का नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। महानदी की अगर हम बात करें, महानदी, ठीक है, महानदी को वायु पुराण में नीलोत्पला नाम दिया गया है, नीलोत्पला, ठीक है। कहाँ पर दिया गया है? वायु पुराण में। फिर उसके बाद देखिए महाभारत के भीष्म पर्व में, महाभारत के भीष्म पर्व में चित्रोत्पला बोला गया, चित्रोत्पला, ठीक है, क्या चित्रोत्पला बोला गया था, ठीक है, महानदी को, ठीक है। महाभारत के भीष्म पर्व में चित्रोत्पला, महानदी को वायु पुराण में नीलोत्पला। और इसके अन्य नाम, प्राचीन काल की बात हम कर रहे हैं। प्राचीन काल में अन्य नाम कनक नंदिनी, ठीक है, कनक नंदिनी और महाश्वेता, ठीक, महाश्वेता नाम मिलता है प्राचीन काल में,
ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते चलिए। आप लोगों को नदियों से भी चीज़ें पता चल रही हैं, ज्योग्राफी में भी महत्वपूर्ण है और प्राचीन काल में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भारत में सभ्यताएं विकसित की गई, सब भारत की ही बात क्यों कर रहे हैं आप, पूरी दुनिया की बात करिए। पूरी दुनिया में जो प्राचीन काल में सभ्यताएं विकसित हुई, वो सारी की सारी सभ्यताएं जो हैं नदियों के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, जैसे आप देख लेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे हुई, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के मध्य में हुआ था, जिसे दजला और फरात नदी बोला जाता है। कहाँ पड़ती हैं? इराक वाले क्षेत्र में शायद पड़ती हैं। ठीक है, इराक में पड़ती हैं। और नील नदी की सभ्यता, नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से, आप देखेंगे कांगो जारे वाले से वहाँ से। और फिर भारत की सभ्यता, भारत में सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी किनारे पहली बार खोजा गया था। तो दुनिया की सारी सभ्यताओं को आप देखेंगे कि जो वे सभ्यताएँ विकसित हुई हैं वो आपके नदियों किनारे विकसित हुई हैं, और इसीलिए नदियों का जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलता है इन सभ्यताओं से। ठीक, तो आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ठीक है, कौन राष्ट्रपति अनुशंसा पर लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक है, और लोकसभा भंग हो गई तो मान के चलिए कि भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ठीक है, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल का प्रमुख, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो राष्ट्रपति है भारत का, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। चुनाव आयोग का संसद से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग जो भारत के राज्य हैं उनमें चुनावों का प्रबंधन करता है, उनके चुनावों को देखता है। ठीक है, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा और उपराष्ट्रपति जो है वो आप लोगों को सेम ही दिखेगा, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को तो जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का सभापति होने के अनुसार मिलता है, वो उपराष्ट्रपति का वेतन उसको कोई नहीं मिलता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर, अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। पहले हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की। ठीक है, मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री होंगे सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है, सभी मंत्री, मंत्रिमंडल के सभी मंत्री जो हैं मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। ठीक, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और मंत्रिपरिषद में आप देखेंगे कि इसमें कैबिनेट मंत्री, ठीक है, इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, फिर इसके बाद राज्य मंत्री और उपमंत्री सभी शामिल होते हैं। ठीक है, उपमंत्री सभी शामिल होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, शामिल होते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में आप लोगों को चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी, किसे मंत्रिमंडल कहा जाएगा, किसे मंत्रिपरिषद कहा जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। मंत्रिमंडल सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए हम देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, वो अनुच्छेद 85(2) ख है। ठीक है, अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85(2) ख। 85(2) ख का 2 का ख जो खंड है, ख खंड है, उसमें 85(2) ख के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकता है, परंतु, ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट में हो जाएगा ये, परंतु यह शक्ति, ठीक है, परंतु
परंतु यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 74(1), ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अधीन होगी। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया अधीन होगी, यानी कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर होगी, अधीन होगी। ठीक, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक, कौन सा अनुच्छेद है? 85(2)(ख), लेकिन यह शक्ति जो है उसकी अनुच्छेद 74(1) के अधीन होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी, नई नई चीज़ें पता चल होंगे, समझने के लिए मिल रहा होगा। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का हिस्सा तो है, परंतु उसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल तो होता है, लेकिन उसके महाभियोग के प्रस्ताव में शामिल नहीं होता है। यानी कि अगर आप लोग थोड़ा सा पता होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती हैं, तो यहाँ पर उसका उसी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं भाग, और राज्य की विधानसभाएँ वहाँ पर भाग लेती हैं। और यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाएँ, इन तीनों में से यही तीनों जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का हिस्सा हैं। ठीक है, और जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी के भी राज्य की विधानसभाएं शामिल हैं, तो उसको हम राज्य की विधानसभा में ले रहे हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, इन तीनों, यही तीनों जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल हैं। और इसमें पूछा है कि जो निर्वाचक गण का हिस्सा तो है, लेकिन महाभियोग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा में कौन ऐसा है जो महाभियोग का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो जाहिर सी बात है कि संसद के दोनों सदन तो उसके चुनाव निर्वाचक गण में भी होंगे और महाभियोग में भी होंगे। यानी कि राज्य की विधानसभाएं जो हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, यानी कि यही एक बचता है कि राज्य की विधानसभाएं जो हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में नहीं लेती हैं भाग, लेकिन राज्य की विधान परिषदें उसमें भाग लेती हैं। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कि निर्वाचन में राज्य की विधानसभाएं भाग लेती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में जो विधानसभाएं हैं वो आप लोगों को भाग नहीं लेती, वहाँ पर विधान परिषद भाग लेती है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक कॉन्सेप्ट, एक नोट करके आप लोग इसको फैक्ट के रूप में लिख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक, आप लोग इस तरह से लिख लीजिए। निर्वाचन कौन कौन से हैं? संसद के दोनों सदन, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सीधे सीधे, संसद के दोनों सदन, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभा। ठीक है, राज्यों की विधानसभा। ठीक, इसमें आप लोगों का दिल्ली और पौंडीचेरी का जो विधानसभा है वो इंक्लूड है। ठीक, फिर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अनुच्छेद भी लिख दें, अनुच्छेद तो अभी बहुत सारे बताए हैं। ठीक है, महाभियोग अनुच्छेद मान लीजिए ये 54 हो गया। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात किया गया है, और ये अनुच्छेद 61 हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 61। ठीक, दिख रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। इसमें क्या दिया है? इसमें क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक, ये हो गया निर्वाचित सदस्य। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस राज्यों की विधान परिषदें। राज्यों की विधान परिषदें। ठीक, ये आप लोगों को याद रहेंगी। ये आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, ये राष्ट्रपति पर माभी हो गया। और कौन कौन यहाँ पर भाग लेते हैं ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद भाग नहीं लेती है, लेकिन आपका माभियों में विधान परिषद भाग लेती है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप लोगों का विधानसभा भाग लेती है, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में विधानसभा भाग नहीं लेती है। ठीक है, इसका आप लोग बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को आने चाहिए। ये पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति विज्ञान के, संविधान के प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से आप लोग बनाइए, क्योंकि नोट्स ही आप लोगों के सब कुछ है। किसी भी एग्ज़ाम्स में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों के नोट्स की ही होती है। ठीक है, कि अगर आप लोगों का नोट्स सही तरीके से, सही अच्छे से तैयार है, तो आप मान के चलिए कि आप लोगों को नोट्स पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और नोट्स किसी का देख कर मत बनाए कि लोग कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोट्स आप लोगों का खुद का होना चाहिए। ठीक है, नोट्स जो है आप लोग खुद से बनाइए। और जब कोई चीज़ लिखेंगे ना, तो लिखने पर ही आधा चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग खुद से नोट्स बनाएंगे तो उसके जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को 80%, 80 नहीं तो 70% आप लोगों को तो वो निश्चित ही 60%, 70% आप लोगों को निश्चित ही याद रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग खुद से नोट्स बनाइए और उसको एकदम सही तरीके से एनालिसिस करिए और सही दिशा निर्देशन में उसको बनाइए और सही तरीके से बनाइए। ठीक है, तो ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था। तो यहाँ पर आप लोगों का जीएस श्रृंखला 29 भी कंप्लीट हो गया। और जीएस श्रृंखला का टाइम थोड़ा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि कल से आप लोगों का एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चलेगा एनसीईआरटी के, वहाँ पर हम लोग देखा जाएगा। और एनसीईआरटी की चीज़ें हम लोग शाम में अपलोड करेंगे। ठीक है, और जो जीएस कैप्सूल्स है आपका आ रहा है वो आप लोगों का सुबह में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और जीएस श्रृंखला से तो आप नोट्स ज़रूर ही बनाए, क्योंकि इसके जितने भी प्रश्न हैं वो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और जो एग्ज़ाम्स के प्रश्न हैं वो आप लोगों के रिटर्न आते रहते हैं, पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे, व्याख्या भी हो जाएगा, नोट्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा और आप श्रृंखला का आनंद लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो आप अपने नोट्स को तैयार करिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा। और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपने माता पिता घर वालों का ख्याल भी रख रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। हम अपने वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सोच कर रखा है, बस आप लोग सहयोग करते रहिए तो हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।